हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम फ़रहीन है और मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर निस्वानी हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। मेरी छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं उस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता तो मेरी माँ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांट देती। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है, मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थी, मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा छोटी थी। जैसे जैसे जवान हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था, कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी माँ ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी। मैंने माँ से कहा कि मुझे गर्मी लगती है, लेकिन माँ कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट के रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात पे मेरी सारी बहनें बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बहुत ही रश होता है, बाज़ारों में इधर उधर के सारे लड़के लफंगे आए हुए होते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है, मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत ही पतला होता है। अगर मेरा निस्वानी हुस्न ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो तू और भी बड़ी भैंस हो जाएगी। अपनी माँ के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कहकर बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी एक कज़िन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी थी। उसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुम्हें कोई मिल्क पैक करने वाला उठा कर ले जाएंगे। और ये बात सुनकर तो मुझे गुस्से से लाल पीली हो गई। उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़िन की शादी में थे। सब लोग मुझे देख के हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी माँ से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी नहीं लेकर कहीं नहीं जाती, कि कहीं कोई ऐसा तो मामला नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं हो और ये तलाक लेके वापस आ गई है। मेरी माँ ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उस दिन के बाद से तो मेरी माँ ने मुझे किसी भी शादी में लेकर जाना ही बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी कि जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक़ होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पान खाएंगे। और लेकिन मेरी माँ ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं जवान होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी माँ को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाए तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर देती। वे कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत ही जल्दी भी फट जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उससे अपना मसला बताया। उसने कहा कि एक दवाई होती है, गोलियां होती है, उनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू ये गोलियां खा लेगी तो तेरा निस्वानी हुस्न कम हो जाएगा और तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वे गोलियां मंगा के दे दे, मैं उसे पैसे दे दूँगी। उसने कहा कि पैसों की कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से कह दूँगी। मैंने कहा कि तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा?
तो उसने कहा कि मैं कह दूँगी कि मेरी किसी दोस्त को चाहिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मुझे अभी से ही बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने भाई को बताती कि मुझे ये गोलियां चाहिए, उसका भाई समझ जाता कि मेरे लिए ही मंगवा रही है, क्योंकि मेरा उनके घर में आना जाना था और बचपन से ही सब लोगों की आंखों में आ जाती थी, क्योंकि मेरा वजूद ही ऐसा था। मैं सारी सारी रात रोती थी। कहने को मेरी 4 बड़ी बहनें थी। बड़ी बहनें भी माँ की जगह होती है, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की थी। मेरी एक बहन की मंगनी हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे। मेरी एक बहन शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा कि मैं पहले 16 जमात पढ़ूँगी, फिर शादी करूँगी। उसने कहा कि पहले आप फ़रहीन की शादी करवा दे, वैसे भी इस वक्त इसके जो हालात है, इसका रिश्ता हो जाएगा तो बेहतर है। इसका रिश्ता तलाश करने में तो बहुत ही वक्त लग जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ ने कहा कि और तो तू क्या करना चाहती है? पहले ही स्कूल कॉलेज में तेरी वजह से हमें भी बातें सुनने को मिलती है, और तुझे भी। अब तू क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करने भेजूं ताकि सारा मोहल्ला तुझ पे हंसे और हमारी भी हर जगह रुसवाई हो? मैंने कहा कि माँ, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे जान से मार दे। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने कहा कि ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जुमे को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि तेरा वजूद थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तू उनको पसंद आ गई तो तेरी शादी करवा दूँगी, फिर तू जाने और तेरी आगे की ज़िंदगी। हमें तो कोई मसला नहीं होगा, अपनी मुसीबतों को तुझे खुद लड़ना होगा। एक दिन मेरी फुप्पो का बेटा आया हुआ था, जो हमारा कज़िन था, लेकिन उम्र में इतना बड़ा नहीं था। वो सहन में बैठा था और मेरी माँ उसके पास बैठी बातें कर रही थी। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी। माँ ने जब मुझे देखा तो सीधा मेरे पास आई और मुझे कहा कि दफ़ा हो जा अपने कमरे में और निकल जा यहाँ से। क्या कर रही है तू? मैंने कहा, माँ मैं झाड़ू लगा रही थी। माँ ने कहा, तू मत लगा झाड़ू, तू ऐसे काम मत किया कर जिसके लिए तुझे ज़मीन पर बैठना पड़े। उठ जा यहाँ से। और उस लड़के के सामने माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, वो भी क्या सोचता होगा। मैं उससे 3 साल बड़ी थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं कमरे में भाग गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। बाद में माँ ने मुझसे कहा कि अपने आप को देखा है, बैल बनती जा रही है, और फिर उसके सामने झाड़ू लगा रही थी। अपना आप दिखाने का बहुत शौक़ है तुझे? मैंने कहा कि अपने आप मैंने किसको दिखाना था, वो तो बच्चा है। माँ ने कहा कि बच्चा नहीं, वो जवान है, तू भी जवान है। ख़बरदार जो आइंदा किसी के सामने आई और बहस करती है, जल्दी बुलाती हूँ तेरे रिश्ते वालों को, क्योंकि अब जल्दी जल्दी जान छुड़वानी पड़ेगी तुझसे। मैं इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। अगले दिन घर में मेरी एक खाला आई। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी आंखें को क्या हुआ है? मैंने कहा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा कि फिर इसमें कोई दवाई डालो, नहीं तो बढ़ जाएगा। उनको क्या बताती कि इस गम की कोई दवा नहीं थी। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी माँ से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ हैं, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी औलाद हूँ, वो भी सबसे छोटी। लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बहुत ही बड़ी लगती थी। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी माँ कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा कि माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा कि ये इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा कि ये इसके साथ ही यही दुपट्टा है। माँ ने कहा कि ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि माँ, मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊँगी? माँ ने कहा कि संभालना तो पड़ेगा, अपने आप को छुपा के बैठना, ज़्यादा नीचे मत झुकना। मुझे उनकी बातें बहुत ही अजीब सी लग रही थी, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था, और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फूफो और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर ख़बर दी। उसने कहा कि ये लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं और उनका घर मर्दों से भरा हुआ है।
क्या बनेगा तेरा वहाँ? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में मिस्र के लोग करते थे, जिससे सिर्फ उनकी आंखें नज़र आती थी। वो बुरी तरह से हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज़ से मेरे दिमाग में लग रही थी। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई, जाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही अमल देना था। पर जब मैं सोफ़े पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया और खुद में कुछ भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बुरा मत मानना बहन, लेकिन आपकी बेटी की क्या पहले से शादी हो चुकी है? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी है, वे तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और ये पढ़ाई में बहुत ही नालायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो उसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं, जैसे दूध पिलाने वाली माँ का हाल होता है बिल्कुल वैसी लग रही है। ये तो कंवारी लड़कियों से ऐसी नहीं लगती, कंवारी लड़कियां तो दुबली पतली होती है। माना कि शादी के बाद औरत का वज़न थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी ढाल चाल भी बदल जाता है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होता। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है, हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी ज़िंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माजरत चाहते हैं, हमारे यहाँ रिश्ते ऐसे इनकार नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वे लोग तो चले गए पर मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के गुजारी और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जो मैंने कभी भी नहीं सुनी है। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर भी मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवाई पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई आ गई है। मैंने कहा कि हाँ, दो मुझे। मैंने उधर देखा ना उधर देखा, एक साथ ही 3 गोलियां इकट्ठी खा ली। मेरी दोस्त ने कहा कि पागल हो गई हो, ऐसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा कि इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी, बस मुझे अपने आप को ठीक करना है। मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती थी। उसने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा कि बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए अजाब और मुसीबत बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी, बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियाँ थी। मैंने वो उतार कर उसे देने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसका वो एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा कि पागल हो गई हो क्या, नहीं चाहिए मुझे ये, बस तुम अपने आप को संभालो। मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थी। रात को फिर मैंने गोलियां खा ली। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चला कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं अपने होशो-हवास से ही बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ मेरे कमरे में आई, उन्होंने मेरे मुंह पर रखकर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी हालत अब भी इतनी बेकार थी। उन्हें क्या महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती कि कौन से बाहर से मुल्क से तूने गोलियां मंगवाई है, किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही है, और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब कि तेरे इरादे कुछ और है। तू जानबूझ के सबको अपने आप को दिखा रही है, बताना चाहती है कि तेरे पास बहुत ज़्यादा माल है। मैं बड़ी मोटी ताज़ी लड़की हूँ, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी क्या होता है, पर यह सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक कर रो रही थी। माँ ने वो गोलियाँ बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा तूने अगर इस तरह की हरकत की
तो किसी रवे 4 बच्चे के बाप के साथ तेरी शादी करवा दूँगी और संभालती रहना। कैरो के बच्चे 2 हफ्ते तक पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी औकात ऐसी कर दी जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं। खाना भी नहीं पूछते थे, मुझसे कोई बात नहीं करता था। ऐसे लगता था कि नफ्स मरीज़ बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की की माँ देखने के लिए आई थी, लेकिन लड़की की माँ अंधी थी। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। उसने उनको बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी थी, मैंने कोई बात नहीं बोली, अपने आप को चादर में छुपा रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता कि तुम्हारा क्या हालत है। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है, क्या तुम बच्चों को दूध पिलाती हो या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं। अब तो ये सब चीज़ें मुझे सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे लिए कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा कि कपड़े पहन के एक दफ़ा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। उसने कहा अभी तो शायद पूरे ही आ जाए, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे। शायद 1-2 हफ्ते बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ज़रूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पे अल्लाह का बड़ा कर्म हो रहा होता है। उसकी शादी हो रही होती है। जब वो रुखसत होती है, जब वो अपने घर में कदम रखती है, उस टाइम वो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गई। मेरी बहन की शक्ल ऐसी बन गई जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली दफ़ा ऐसा लगा किसी ने मेरा साथ दिया है, लेकिन वो तो आंखों से अंधी थी। अगर मुझे देख लेती तो शायद कभी मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी थी। वो मुझसे शक्ल से ही बहुत गुस्से वाला लग रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था। और मेरी सास ने भी बताया था कि मेरा एक ही बेटा है और बहुत ही ज़्यादा जज्बाती है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए कोई अच्छे से सब्र करने वाली लड़की चाहिए थी। मैं रुकती, मैं बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कोई ज़िंदा लाश है। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी सुहागरात थी, शौहर आने वाला था। मुझे पता था कि वे भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करेगा, पर मुझे सुननी होगी और सारी ज़िंदगी ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मेरे शौहर ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मैं डर गई। उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी और अब वो शलवार और कमीज़ में था। उसने आकर मेरा घूंघट उठाया और कहा कि माशाअल्लाह, और फिर कहा कि आप बहुत खूबसूरत है। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से क्यों चल रहा था। फिर उसने मेरे सामने मेरी मुंह दिखाई का तोहफ़ा रखा और कहा कि आपको अपना तोहफ़ा पसंद आया। फिर वो मुझसे बातें करने लगा कि आज हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, हम एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा एक दूसरे की कदर करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। रात भी गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। मेरा शौहर अभी तक नॉर्मल था, फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद कोई उससे शादी की मुबारक दे रहा था। मैंने उसकी बातें सुन ली। वो बदले में कह रहा था कि अल्लाह का बहुत ही शुक्र है, बहुत ही अच्छी हमसफ़र मिली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खुश हूँ मैं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ऐसी औरत तो हर मर्द को चाहिए होती है। मेरे तो ख्वाब पूरे हो गए। मैंने हमेशा से ऐसी ही बीवी मांगी थी, जो इतनी ही खूबसूरत हो और फिर बीवी आपकी पसंद की हो तो ज़िंदगी तो अच्छी गुजरती है ना। मैं हैरान हुई कि मैं उसकी पसंद की हूँ और उसको ऐसी बीवी चाहिए थी। शादी के 3 दिन बाद मेरी माँ ने हम लोगों को दावत रखी और मैं अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ ने फ़ौरन मुझसे पूछा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर कोई बड़ा दुपट्टा करना था। मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो दुपट्टा है सूट के साथ था वो मैंने अच्छे तरीके से किया हुआ है और मेरे शौहर को ऐसे ही पसंद है। माँ ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा कि तेरा शौहर तुझे 1 हफ़्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा कि 1 हफ़्ते में क्या, पूरी ज़िंदगी भी नहीं छोड़ेगा।
मेरे शौहर ने मेरी माँ को देखा तो कहा कि क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा नहीं बेटा। और हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थी। मेरे शौहर ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ें की। उसने कहा कि जब से फ़रहीन मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वो मुझे बाहर घुमाने फिराने ले गए। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी। उसने कहा गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता, फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फ़ोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी माँ और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और उनके चेहरे अजीब बने हुए थे और वे हैरान हो रही थी कि उसका शौहर तो उसको हाथ का छाला बना के रख रहा है। और ये सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और ऊपर वाले की मदद से मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। और आज भी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और उनको यही सब कुछ अच्छा लगता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल में बहुत ज़ख्म लगाए, पर मेरे शौहर ने वो सारे ज़ख्म भर दिए। मुझे अच्छा शौहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है और उनसे आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कम महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक अच्छी औरत है और उसकी माँ ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। उसे औरत की इज़्ज़त करने वाला मर्द बनाया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर अगली आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।